संस्कृति क्या है? तन को ढंकने की परतों का नाम या पुरुष की दृष्टि में मर्यादा का होना? जब एक मंत्री का स्टेटमेंट नारी के परिधान को समाज की बुराई बताता है, तब एक सैनिक की, स्वयं एक प्रोफेसर पत्नी, अपनी फटी जीन्स के जरिए क्या संदेश देती है? स्वाधीन भारत की एक स्वाधीन नारी के विदूषक विचारों की कहानी, फटी जीन्स। प्रस्तुत है एक अनूठा दृष्टिकोण। इसे लिखा राजेश चंद्रानी मदनलाल जैन ने एवं स्वर दिया है गूगल AI मॉडल ने। फटी जीन्स। रात 12 बजते ही मोबाइल पर निखिल, मेरे पति, का हंसता मुखड़ा मोबाइल की घंटी के साथ प्रकाशित हो गया था। अपने सैन्य कार्य के कारण पिछले 4 दिनों से निखिल टूर पर बाहर गए हुए थे। निखिल को आज लौटाना था, लेकिन उनका कार्य अधूरा रह जाने से वे लौटकर न आ सके थे। मैंने वीडियो कॉल जैसे ही रिसीव किया, स्वीट स्वीट, सबसे स्वीट मेरी आयुषी, हैप्पी बर्थडे, निखिल ये कहते हुए दिखाई दिए। कहने के उनके उत्साह को तोड़ते हुए मैंने उदास सा उत्तर दिया, मैं 38 वर्ष की हो गई, अब मैं कैसी स्वीट, और अब बर्थडे क्या? आगे कहा, आप भी तो आज मेरे साथ नहीं हैं। निखिल ने कहा, 38 की अवश्य हुई तुम, फिर भी 22 की जैसी मनमोहिनी ही लगती हो। रहा प्रश्न 7 का, तो मैं शीघ्र ही आने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी उदासी बढ़ गई, यानी क्या आज भी नहीं आ रहे हो? निखिल ने कहा, बात यूं ना पकड़ लो, कोशिश मतलब 95% तय कि आ ही जाऊंगा। मुझे लग गया कि मेरी उदासी दूर करने के लिए निखिल झूठ कह रहे हैं। फिर भी मैंने नाराजी नहीं दिखाई। सोचा जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतना ही तो अधिकारी पति व्यस्त होता है। प्रकट में मैंने कहा, चलिए अब आप सो जाइए, लौटने के पहले सुबह भी आपको काम अधिक होंगे। उन्होंने फ्लाइंग किस देते हुए बाय कहा तो मैंने भी बाय कहा, फिर हंसते हुए बोली, 40 के हो गए, हरकत वही 24 की करते हैं आप। फिर हम दोनों ने हंसते हुए कॉल डिस्कनेक्ट किया था। तब मैं अपनी सो रही 12 वर्ष की ट्विंस बेटियों के बेडरूम में जाकर उन्हें एडजस्ट करके उनके साथ बेड पर लेट गई थी। सोने की चेष्टा करते हुए उदास मेरे मन में निद्रापूर्व विभिन्न विचार आ रहे थे। पहले ही परिचित हमारे परिवारों ने हम में प्रेम देखकर हमारा विवाह थोड़ा जल्दी कर दिया था। तब निखिल 24 वर्ष के एवं मैं 22 की थी। निखिल तब आर्मी सर्विस ज्वाइन कर चुके थे। मैंने PhD पूर्ण होने पर विवाह के बाद ही प्रोफेसर के पद पर विश्वविद्यालय में शैक्षणिक दायित्व स्वीकार किया था। तब मेरी बेटियां जन्मी थीं। निखिल, उनके सैन्य अभ्यासों के निरंतर चलते रहने से वास्तव में आज भी 24 जितने युवा लगते हैं। मगर मुझे बच्चों के जन्मने एवं मेरे खाने की अधिक अभिरुचि के कारण 22 जैसी बनी रहने के लिए जिम और बैडमिंटन हेतु बहुत अधिक समय देना पड़ता है। अब मुझे लगने लगा कि 22 की दिखते रहने की मेरी कोशिशों के अब मेरे पास अंतिम कुछ वर्ष ही रह जाने वाले हैं। 2-3 वर्ष में ही वॉक, स्पोर्ट्स मेरी फिटनेस के लिए आवश्यक रह जाएंगे। उसके बाद तो ये रोगों से दूर रखने के बाध्यकारी उपाय हो जाएंगे। तब 22 की बनी दिखते रहने की मेरी चाहत पूरी हो सकने वाली नहीं रह जाएगी। ये सब सोचते हुए मेरे व्यथित मन पर निद्रा सवार हो गई। सुबह से ही परिवार एवं मित्रों के शुभकामनाएं संदेशों वाले कॉल आने लगे। उन्हीं के बीच बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर मैं स्वयं यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होने में व्यस्त हो गई। तत्पश्चात मैं कार में आ बैठी थी। कार स्टार्ट करने के पहले मुझे विचार आया कि मैं निखिल से पूछूं, वे कब आ रहे हैं? वॉइस कॉल पर उदास सी आवाज में निखिल ने कहा, सॉरी आयुषी, फ्लाइट फुल होने से ट्रेन से लौटना पड़ रहा है, अतः मैं आज नहीं, कल सुबह पहुंच सकूंगा। मैंने मध्यम स्वर में रुखाई से कहा, ठीक है। फिर मैं यूनिवर्सिटी के लिए चल पड़ी थी। दिन भर फिर क्लासेज ज्यादा थी, उसमें मुझे घर का कोई विचार नहीं आया। लौटी तो 4 बज गए थे। बच्चे मुझे देखकर शरारत से मुस्कुरा रहे थे। मुझे कुछ शंका तो हुई, मगर अपने पसीने के वस्त्रों से निजात पाने की शीघ्रता में मैंने विशेष ध्यान नहीं दिया। मैंने वॉशरूम में जाकर शॉवर लिया एवं मैं सुविधाजनक कैजुअल्स पहनकर बाहर आई थी। तब दोनों बेटियां जैसे मेरी ही प्रतीक्षा कर रही थीं। दोनों ने मेरा एक एक हाथ पकड़ा एवं मैं कुछ समझ पाती उसके पूर्व ही लगभग खींचते हुए मुझे अपने बेडरूम में ले आई थीं। मेरे समझने के लिए दिमाग पर जोर लगाने की अब आवश्यकता नहीं रह गई थी। सरप्राइजिंगली निखिल वहां सेंटर टेबल पर केक सजाए बैठे थे। मुझे देखते हुए ही उन्होंने स्टीरियो पर बार बार दिन ये आए वाला गीत प्ले कर दिया। तब केक कटिंग करने के साथ ही हम चारों ने साथ साथ अपना अपना नृत्य कौशल दिखाया। फिर घर के मेड सर्वेंट्स को निखिल के द्वारा लाए उपहार मैंने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में भेंट किए। बच्चों के अगले दिन परीक्षा पर्चे थे, अतः उन्होंने घर पर रहकर ही पढ़ने का विकल्प चुना। निखिल के कहने पर बाहर सैर डिनर के लिए मुझे तैयार होना पड़ा था।
तैयार होते हुए मुझ पर 22 की दिखने की कामना हावी हो गई। तब मैंने निखिल के द्वारा दिलाई गई फटी जीन्स पहनी। निखिल ने इसे पहने देखा तो वे रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए थे। उनकी दृष्टि से बचने के लिए मैंने फटे वाले हिस्से को ढकने का अभिनय करते हुए पूछा, क्या ऐसी शरारत के लिए ही आपने मुझे ये फटी जीन्स दिलाई है? निखिल हंस रहे थे। हंसते हुए ही उन्होंने कहा, 16 वर्ष हो गए हमारे विवाह को, इसमें भी तुम समझ नहीं सकी मेरी स्वीटी कि इसे शरारत नहीं प्यार कहते हैं। तब हम दोनों साथ खिलखिलाकर हंस पड़े थे। ये सुनकर दोनों बच्चे हमारे शयन कक्ष में आ गए। उन्होंने भी मेरे द्वारा पहली बार पहनी जीन्स को प्रशंसा से देखा। फिर मुझे चने के झाड़ पर चढ़ाने के उद्देश्य से कहा, वाओ सो ब्यूटीफुल आयुषी दीदी, लुकिंग गॉर्जस। मैंने दोनों नटखट के गाल प्यार से चूमे थे। फिर उनके लिए क्या क्या पैक करवा कर लाना है पूछते हुए निखिल एवं मैं निकल गए थे। थोड़ी सैर के बाद निखिल मुझे मेरी फेवरेट होटल ले आए। डाइनिंग हॉल के प्रवेश द्वार पर तब हमारा सामना एक कैमरा पर्सन एवं एक रिपोर्टर से हुआ। मुझे देखते ही वे दोनों मेरी ओर लपके। रिपोर्टर युवती ने मुझसे पूछा, मैम आपको आपत्ति ना हो तो आपके विचार हम अपने चैनल दर्शकों को लाइव सुनवाना चाहते हैं। मैंने निखिल की ओर देखा तो वे अब पुनः रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा रहे थे। साथ ही आंखों के संकेत से रिपोर्टर से बात करने की सहमति भी दे रहे थे। तब मैंने रिपोर्टर की ओर देखते हुए पूछा, किस बारे में? रिपोर्टर ने कहा, आपकी पहनी हुई रिप जीन्स के बारे में। मैंने पूछा, क्या ये कोई अजूबा है जिसे अकेली मैं ही पहनती हूँ? रिपोर्टर ने कहा, नहीं मैम, मगर आज ही हमारे मिनिस्टर दीपक रतन ने फटी जीन्स के बारे में अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है कि ये हमारी संस्कृति नहीं है। मुझे स्मरण आया कि मुझे आज कॉलेज में सहकर्मियों के साथ बात करने का अवसर नहीं मिला था। निखिल शायद मोबाइल पर दीपक रतन के स्टेटमेंट के बारे में पढ़ चुके थे। शायद इसलिए वे मेरे इसे पहनने की टाइमिंग पर मुस्कुराते रहे थे। मैंने सोचते हुए रिपोर्टर को उत्तर देने की जगह उल्टे पूछा, हमारी संस्कृति क्या है, क्या आप मुझसे ये जानना चाहती हैं? रिपोर्टर ने कहा, जी मैम, बिल्कुल यही। मैंने कहा, मैं सोचती हूँ कि हर बात में सिर्फ लड़कियों एवं महिलाओं पर दोषारोपण करना संस्कृति नहीं होती है। संस्कृति यह होती है कि महिलाएं क्या करती या पहनती हैं, उसके पीछे उनके मनोविज्ञान को समझते हुए उनका आदर किया जाए। रिपोर्टर ने पूछा, आपने आज फटी जीन्स पहनकर क्या मिनिस्टर के स्टेटमेंट पर अपना विरोध दर्शाया है? मैंने कहा, मैं नहीं जानती कि मिनिस्टर ने क्या कहा। मैंने तो अपनी 38 की उम्र में 22 वर्ष की दिखने के अपने सुखद भ्रमवश ये जीन्स पहनी है। रिपोर्टर ने इस पर पूछा, मिनिस्टर कहते हैं इससे लड़कों एवं पुरुषों की दृष्टि में कामुकता आ जाती है। मैंने एक साथ अनेक उलट प्रश्न करते हुए पूछा, क्या ये पुरुषों की गलत संस्कृति नहीं? क्यों उन्होंने हमारी संस्कृति भुलाई है? क्यों नहीं वे पराई लड़की या स्त्री को अपनी माँ, बहन और बेटी की तरह देखते हैं? क्यों वे अपनी आंखों में पर्दा रखने की जगह नारी के शरीर पर पर्दे की कई परतें लाद देना उचित मानते हैं? उन पुरुषों की ऐसी समस्या के लिए नारी ही क्यों अपने मन और तन पर एक तरफा मर्यादा का बोझ लादे रहे, और ऐसा वो कब तक करे? रिपोर्टर ने कहा, आपके मत में क्या नारी को समाज मर्यादा में सहयोगी नहीं होना चाहिए? मैंने उत्तर दिया, बिल्कुल होना चाहिए, मगर आप यही प्रश्न ऐसे किसी पुरुष से क्यों नहीं पूछती? मिनिस्टर से क्यों नहीं पूछती? मैंने दीपक रतन को वोट दिया था। दीपक रतन ने क्या वोट मांगते हुए यह अपील की थी कि जो महिलाएं साड़ी और बुर्का पहनती हैं वे ही उन्हें वोट दें। रिपोर्टर ने कहा, दीपक रतन तक ये बात हमारी चैनल से पहुंच जाएगी। मैंने कहा, उन तक ये भी पहुंचनी चाहिए कि मिनिस्टर बनने पर उनका दायित्व पुरुष को मर्यादा में रखने की व्यवस्था देने का भी होता है, न कि सिर्फ महिलाओं को नसीहत देने और संस्कृति याद दिलाने का। मैं ये कह ही रही थी कि एक और सुंदर लड़की रिप जीन्स में सामने से आती दिखाई दी। उसे देख कैमरामैन एवं रिपोर्टर का उससे बात करने के लिए उसकी तरफ बढ़ना स्वाभाविक ही होता, मगर ऐसा नहीं हुआ था। लगता था टीआरपी की दृष्टि से उन्हें मेरी बातें ही चटपटी लग रही थी। रिपोर्टर ने फिर पूछा, आपका कहने का आशय क्या यह नहीं कि हमारे समाज में लड़कियों का शॉर्ट्स और देह झलका परिधान पहनना आपके मत में उचित है? मैंने उत्तर दिया, मेरी राय का उतना महत्व नहीं है। समस्या यह है कि जिन पुरुषों की निगाहें अति कामुकता से दुष्प्रेरित होती हैं, वे पूरे ढंग के मूंदे एवं बुर्का तरह के वस्त्रों में भी नारी देह यष्टि को फटे जीन्स से झलकते उनके पांव की तरह ही मांसल अंगों को घूरते रहते हैं। ऐसे में हमारे समाज में नारी अपने ही कारण से नहीं बल्कि पुरुष मनमानी एवं मर्यादा विहीन कामुक नियत के कारण असुरक्षित है। रिपोर्टर ने पूछा, आपकी कोई बेटी है, क्या आप उसे फटी जीन्स पहनाएंगी? मैंने कहा, मेरी 2 ट्विंस बेटियां हैं। अभी हम जो वस्त्र खरीदते हैं वे उन्हें पहनकर प्रसन्न रहती हैं।
जब उनकी सोच समझ पूरी तरह विकसित हो जाएगी तब वे जो उपयुक्त मानेंगी वो पहना करेगी। उस समय उनके वस्त्रों पर हमारी कोई आपत्ति नहीं होगी। हो सकता है तब तक विवादित कोई और भी नारी परिधान आ जाएं। रिपोर्टर ने अगला प्रश्न किया, हमारे देश की लड़कियों एवं युवतियों के लिए हमारी चैनल के माध्यम से आप कोई संदेश देना चाहेंगी? मैंने कहा, जी हाँ, हमारी बेटियों बहनों को किसी की नकल करते हुए कोई परिधान नहीं पहनना चाहिए, बल्कि जिसे पहनने के पीछे उनकी कोई सोच या कारण हो, जिसे पहनना उनके लिए सुविधाजनक एवं प्रसन्नताकारी हो, वही वस्त्र उन्हें धारण करना चाहिए। साथ ही वोट देने के पहले प्रत्याशी से नारी परिधान पर उनके विचार पूछे जाने चाहिए। जो उनके दृष्टिकोण का समर्थन करता है उन्हें ही वोट देना चाहिए। फिर जीतने वाले से अपेक्षा करना चाहिए कि वो हमारी समाज देश व्यवस्था को नारी जीवन के लिए भय मुक्त बनाए। रिपोर्टर ने कहा, मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप अपना परिचय देना चाहेंगी? मैंने कहा, हाँ अवश्य। तब मैंने निखिल का हाथ अपने हाथ में लिया, उनके कंधे पर अपना सिर टिकाया था और कहा, मेरा परिचय है अपने पतिदेव के मिले साथ में स्वाधीन भारत की मैं एक स्वाधीन पत्नी हूँ। ये कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। हमारी राजपुष्पा एट्रिया कम्युनिटी पत्रिका की ओर से सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेखक राजेश चंद्रानी मदनलाल जैन, स्वर गूगल AI मॉडल। इस विशेषांक को अवश्य पढ़ें। नमस्ते।